नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, टोटल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है। और ये जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों, ये एमपी पटवारी और एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए दोस्तों रामबाण है। क्या है? रामबाण है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कमेंट करके, क्या सर इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? भाई देखिए, अभी जितने भी वीडियो मैंने आपको साइंस के दिए हैं, ठीक है, आप उन सभी वीडियो को देख लो। ठीक है। अभी दोस्तों आपके एग्जाम की डेट 2 महीना पटवारी की है और 5 महीना किसकी है? आपके एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की है। तो अभी आगे दोस्तों आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप 1-2 क्लास पढ़ लोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। नहीं, आपको दोस्तों जब तक आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा, ठीक है, तब तक मैं आपको साइंस की क्लास देते रहूंगा। ठीक, जितने भी फैक्ट है दोस्तों सारे कवर करवाऊंगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है। और मैंने आपको कई बार बोल चुका हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आती है तो वो कहां से आती है? एनसीईआरटी से आती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है। हो सकता है आपने पहले पढ़ा होगा, तो याद रखना, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। किसको कहा जाता है? मेंडल को। इसका पूरा नाम था दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल इसका पूरा नाम था। ठीक है। तो अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अच्छा, ये डार्विन लिखा हुआ है, ये डार्विन कौन था? ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, चार्ल्स डार्विन इसको कहते थे। इसने दोस्तों क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अच्छा, ये लेमार्क जो है दोस्तों, इसने क्या किया था? याद रखना दोस्तों, ये विकासवाद के जन्मदाता है। किसके जन्मदाता है? विकासवाद का जन्मदाता लेमार्क को कहा जाता है। और खुराना मतलब दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। ठीक है। और याद रखना दोस्तों, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अच्छा, अनुवांशिकी होती क्या है? देखिए दोस्तों, जो माता पिता होते हैं ना, तो उससे जो अगली पीढ़ी आती है, ठीक है, तो अगली पीढ़ी में जो गुण माता पिता से जाते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम अनुवांशिक गुण। क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं। और अनुवांशिक गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए दोस्तों, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? वही अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दोस्तों पृथक्करण का नियम का प्रतिपादन किया था। अच्छा, मेंडल ने दोस्तों 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। पहला नियम था दोस्तों प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो है दोस्तों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। किसका नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। याद रखना, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपव्यूहन का। ठीक है। तो और पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स से। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। और यदि आपसे सिंपल भाषा में पूछा जाए दोस्तों कि मनुष्य में, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखना 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जोड़ी की जब बात आएगी तो कितने हो जाएंगे? 23 गुणित 2 बराबर 46, मतलब 23 जोड़ी और टोटल 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। ठीक है। अच्छा, गुणसूत्र होते क्या है एक्चुअल में? याद रखना दोस्तों, अभी हमने देखे थे अनुवांशिक गुण। तो अनुवांशिक गुण, ठीक है, अनुवांशिक गुणों के जो वाहक होते हैं, या अनुवांशिक गुणों के जो वाहक होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। अच्छा, आपको मैंने दोस्तों कोशिका वाला टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है। तो आपको पता है मानव शरीर किससे मिलकर बनता है? कोशिका से मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कोशिका में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। कोशिका में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। और कोशिका में ही गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र में क्या होते हैं दोस्तों? गुणसूत्र में होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए का जो भाग होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है। याद रखना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोशिका क्या है? कोशिका से हमारा शरीर मिलकर बनता है। कोशिका के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होते हैं, और डीएनए से छोटा भाग क्या होता है? जीन होता है। ठीक है।
तो याद रखना मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? तो याद रखना दोस्तों, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY। क्या होता है? XY होता है। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं। ठीक है, टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। कितने होते हैं? 46। ठीक, जोड़ी कितनी होती है? 23। ठीक है, तो इसमें याद रखना 22 जो होते हैं जोड़े दोस्तों वो सेम होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो होता है दोस्तों वो अलग होता है। ठीक है, XY। ठीक है, XY जिसको हम दोस्तों लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और इसी XY के आधार पर दोस्तों क्या होता है, मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है कि वह लड़की होगी कि लड़का होगा। यदि X आता है दोस्तों तो लड़की, और Y आता है तो लड़का। आप दोस्तों एक चीज दिमाग में सेट करके रख लेना, Y होगा तभी लड़का होगा या पुरुष होगा। ठीक है, क्या होगा? Y होगा तभी लड़का और पुरुष होगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पुरुषों में या मानव में लिंग गुणसूत्र का होते हैं XY होता है। XY से ही क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो याद रखना दोस्तों, घोंगा जो होता है ये अपना लिंग बदल सकता है। ठीक है, मतलब ये लेडीज पुरुष दोनों वाले जो हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना अपना लिंग बदल सकता है कौन? घोंगा। ठीक है, अच्छा बदलता क्यों दोस्तों? याद रखना, पहली चीज तो याद रखना दोस्तों, ये अत्यंत ठंडे वातावरण में होते हैं। क्या? घोंगा। ठीक है, अत्यंत ठंडे वातावरण में रहते हैं। ठीक है, तो प्रजनन के लिए दोस्तों, किसके लिए? प्रजनन में मदद के लिए दोस्तों ये अपने लिंग बदलते हैं। कौन? घोंगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जीव में लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? अभी मैंने बताया था दोस्तों, मनुष्य में होते हैं 46 गुणसूत्र। कितने जोड़े होते हैं? 23। 22 कहते होते हैं समान। ठीक है, तो एक क्या होता है जो दोस्तों, देखिए एक जोड़ी होती है उसमें 2 गुणसूत्र होते हैं XY। ये पॉइंट याद रखना, जोड़ी एक, 22 जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी होती है और 2 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसूत्र जो XY होता है ये तो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसके अलावा जो 22 बचते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र के अलावा जितने भी बच जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदी में बोले तो कायिक गुणसूत्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ऑटोसोम्स को क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र कहते हैं। अंग्रेजी में भी इसकी एक बार मैं आपको क्या कर देता हूँ, स्पेलिंग लिख के बता देता हूँ, ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। और मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं? 22 जोड़े होते हैं कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स होते हैं। आनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है। मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको, क्या बताया था कि मानव का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। ठीक है, कोशिका में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के भीतर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और डीएनए किसका भाग होता है दोस्तों? डीएनए का होता है जीन। ठीक है, तो आनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है दोस्तों कौन सी? डीएनए नहीं, जीन। क्या मानी जाती है? आनुवांशिकता की इकाई क्या मानी जाती है? जीन मानी जाती है। अच्छा याद रखना दोस्तों, आनुवांशिकता की जो मूल इकाई होती है वो जीन होती है, और मूल इकाई के साथ साथ दोस्तों भौतिक इकाई भी होती है। ठीक है, और जीन जो है दोस्तों किसका खंड है? मैंने बताया कि जीन किसका खंड होता है? डीएनए का खंड होता है। किसका खंड होता है? जीन, डीएनए का खंड होता है। और याद रखना दोस्तों, संतान में क्या करता है? आनुवांशिकता के गुणों को निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? जीन। ठीक है, आनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है किसको? जीन को मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना दोस्तों, जॉनसन, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं जोहानसेन। ठीक है, जोहानसेन। ठीक है, जोहानसेन। ठीक, जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था। कोशिका में उपस्थित डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए एक सूचना तंत्र होता है? तो याद रखना दोस्तों, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक सूचना तंत्र होता है। एक्चुअल में दोस्तों आपको पता होगा कि क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा। गुणसूत्र जो होता है दोस्तों वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए में किसका संश्लेषण होता है? याद रखना, अभी प्रोटीन आपको याद रखना है। चलिए, गुणसूत्र बनते हैं, ये देखिए मैंने बताया था दोस्तों, गुणसूत्र किससे बनते हैं? प्रोटीन से और डीएनए से मिलकर बनते हैं। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन और डीएनए दोनों से मिलकर बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, ए और बी दोनों। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए भाई, अभी मैंने बताया मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। जोड़ी कितनी होती है? 23। ठीक है, 22 क्या होते हैं? एक समान होते हैं। जो 23वां होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं XY। ठीक है, और ये क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है पूछ रहा है, तो याद रखना दोस्तों कितनी हो जाएगी? XY मतलब कितने? 2। अगर जोड़ी पूछता तो 1, और गुणसूत्रों की संख्या पूछा है इसलिए 2। ठीक है, XY एक नहीं है भाई, XY 2 है। ठीक है, जोड़ी एक है। ठीक, X वाला अलग और Y वाला अलग। ठीक, इससे क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगी कि लड़की होगी, मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है,
तो याद रखना मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है और जोड़ी पूछ ले तो 1। जीन किसका छोटा सा खंड होता है? अब भी बताया था भाई आपको मैंने, जीन किसका छोटा सा खंड होता है, आप बताइए या आप कमेंट करके बता सकते हो इसका आंसर। ठीक है, जीन चलो मैं ही बता देता हूँ भाई। ठीक है, डीएनए का खंड होता है। किसका खंड होता है? डीएनए का। अच्छा, डीएनए का मैंने कल फुल फॉर्म पूछा था या आरएनए का पूछा था, तो डीएनए का मैं बता देता हूँ आज। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, थोड़ा लिखने में मेरे को दोस्तों स्क्रीन में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए धीरे धीरे बोलता हूं मैं, है ना। चलिए, अब डीएनए मैंने बता दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसकी संरचना कभी पूछ ले दोस्तों कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो याद रखना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। किसकी तरह होती है? घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। सीढ़ी कैसी होती है? ऐसी ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ना, ऐसी तरह से घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है इसकी संरचना। ठीक है। अच्छा, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। आगे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको अभी बता दे रहा हूँ, डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? तो याद रखना मेरे भाई, कोई भी लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करेगी? देखिए दोस्तों, पिता में जो होता है एक्स वाई होता है। अगर पिता से एक्स गया तो लड़की बनेगी और वाई गया तो लड़का बनेगा। तो लड़की की बात हो रही दोस्तों, तो क्या होगा? एक्स गुणसूत्र को प्राप्त करेगी लड़की। ठीक है, क्या मतलब दोस्तों? लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पुरुष जिम्मेदार होता है। याद रखना दोस्तों, वाई सिर्फ पुरुष में पाया जाता है और एक्स सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक्स पुरुष में भी होता है, एक्स वाई पुरुष में दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं में सिर्फ एक्स ही होते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखना, जब लड़की होगी तो पिता से कौन सा गुणसूत्र आएगा? एक्स आएगा, और जब लड़का हो जाएगा तो पिता से कौन सा गुणसूत्र आएगा? वहां पर वाई आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई लड़का अपने पिता से गुणसूत्र को प्राप्त करता है, तो भी बताया ना, लड़की होगी तो एक्स और लड़का होगा तो वाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक बराव द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की कल्पना की थी। मैंने सबसे स्टार्ट में जब टॉपिक स्टार्ट किया था तब बता दिया था कि किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों प्राकृतिक बराव द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म का चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो याद रखना दोस्तों, अतिरिक्त है। क्या है? अतिरिक्त है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर कैसे जुड़कर आगे जुड़कर दोस्तों उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, जैसे ईमानदारी या ईमानदारी में दोस्तों आपको पता होगा 2 प्रत्यय हैं, एक दार भी होता है और एक ई भी होता है। ठीक है, ईमानदारी में, है ना। प्रत्यय उपसर्ग याद रखना, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। दिनानुदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। मैंने आपको बताया दोस्तों कि 2 शब्दों के मेल से बने नैसार्थक शब्दों को कहते हैं समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगुणी, बहुव्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने एक चीज और बताया था कि जो अव्ययभाव समास होता है इसका पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। ठीक है, और क्या बताया था कि पहले अक्षर जो होता है दोस्तों या तो यथ आएगा या प्रति आएगा या हर आएगा। ठीक है, या आया आएगा या फिर क्या जाएगा? दिन आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के शब्द उसमें आते हैं तो कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। हेल्डेन। कौन? हेल्डेन जो है दोस्तों, कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग रहना। मुहावरे तो आपको दोस्तों कम से कम हर दिन आपको 25-30 पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, कान में तेल डालना मतलब ध्यान न देना। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो कुछ मतलब ही नहीं है। भंवर का शुद्ध रूप क्या होता है? भंवर का भंवर लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? भंवर। शुद्ध वर्तनी बहुत अच्छे से देखना, है ना। संधि समास में ही उलझे मत रह जाना। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार का होता है, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार क्या है? शब्द अलंकार है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है,
कौन कौन से होते हैं? वृत्तानुप्रास होता है, ललाटानुप्रास होता है, और एक और कौन सा होता है? छेकानुप्रास होता है। जैसे बंदौ पद पदुम परागा, ठीक है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, ठीक है। और एक और है जैसे दोस्तों लड़का तो लड़का ही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी कौन सा होता है? लाटानुप्रास होता है। तो जब जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों हम उनको वहाँ पर उसके टाइप को डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द चुनिए आग्रह का दुराग्रह, आग्रह का दुराग्रह। जब विलोम शब्द पढ़ोगे दोस्तों तो एक बात याद रखना कि आप पुस्तक से पढ़ते हो, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो फिर आपको जो विकल्प दिए रहते हैं ना उनमें आप कंफ्यूज होते हो, इसलिए अच्छे से पढ़ना। आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? दुराग्रह होता है। निमेशक पटल कहाँ होती है दोस्तों? याद रखना, आज दिल्ली की घोड़दौड़ देखने योग्य थी। भीतरी सतह में समासिक पद शब्द का निर्धारण करके बताएं उसमें कौन सा समास है। देखिए समासिक पद घोड़दौड़ है। घोड़दौड़ क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया घोड़दौड़ मतलब घोड़ा की दौड़, ठीक है, घोड़ों की दौड़, ठीक है, मतलब की आ रहा है यहाँ पर। मतलब जो संबंध होता है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान करी पदान से संबंध काके की अधिकरण में पर, तो संबंध जो विभक्ति होती है दोस्तों उसकी क्या होती है? काके की होती है। विभक्ति क्या होता है? लोप होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। घोड़दौड़ में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार का होता है दोस्तों रति या प्रेम होता है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों भयानक रस का क्या होता है? भय होता है, उसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। वीर रस का उत्साह होता है। और विभाव के कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ कि रस क्या होता है? काव्य को पढ़ने सुनने या देखने वाले पाठक से होता है या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को कहते हैं रस कहा जाता है, ठीक है। और रस के 4 अंग होते हैं दोस्तों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यानंद में निम्न में से कौन सी संधि है? देखिए दोस्तों अत्यानंद में कौन सी संधि हो जाएगी? सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, धन समजात मतलब क्या होता है? एक ही जाति की, धन एक ही जाति का मतलब दोस्तों मैंने बताया ना कि जहां भी आधा वर्ड दिखे, आधा ता दिख रहा है यहाँ या के पहले, यहाँ क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा, ठीक है। समरूप चलिए तो ये हो गए दोस्तों आपके कितने प्रश्न? टोटल 20 प्रश्न हो गए, ठीक। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और चैनल बनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।